नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्फीयर, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर यूजिंग गोज लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था सिलेंडर से, और सिलेंडर होलो था एज वेल एज सॉलिड था। नेक्स्ट अभी हम करेंगे गोज लॉ को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब स्फीयर दो टाइप के होंगे बेटे, पहला होगा हमारे पास कंडक्टिंग और दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में दो टाइप होंगे, एक होगा होलो स्फीयर, दूसरा होगा सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग में भी हमारे पास दो स्फीयर होंगे, एक होलो होगा और सेकंड क्या होगा, सॉलिड होगा। तो बेटे होलो स्फीयर, कंडक्टिंग का होलो सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग का होलो, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो इन तीनों में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक केस करेंगे और इस वाले केस को हम स्पेशली पढ़ेंगे जिसमें क्या बोला गया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोला गया है, और गोज लॉ का इस्तेमाल करना है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, सपोज एक स्फीयर है, इसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर, प्लेस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से कहाँ होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, यानी इस कंडक्टिंग स्फीयर के जो भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो बाकी के पॉजिटिव रह गए वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पर मर्ज हो जाएगी और यहाँ से फिर से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरीके से मूव करेंगी या फ्लो करेंगी। बाहर जो हमने लगाई है इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, इसको बोला हमने ई एक्सटर्नल। क्या नाम दिया हमने इसका, ई एक्सटर्नल। बट इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस हो गई है या इंड्यूस हो गई है जिसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है इसका नाम बोल दिया हमने ई इंड्यूस्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, ये ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल, दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट है इसका मतलब क्या होगा, जो इनेट होगा, इनेट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ए इंड्यूस्ड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जितना हमारे पास एक्सटर्नल अप्लाइड है और जितना इंड्यूस हुआ है, तो उस केस में अगर दोनों सेम हो गई है तो ई नेट कितना हो जाएगा, वहाँ से जीरो हो जाएगा, ई नेट विल बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ इनसाइड द स्फीयर या इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, या यूँ बोले हम इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल ई नेट विल बी जीरो। इसका मतलब यह जो भी चार्ज होगा, यानी हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया और एक चार्ज प्लस क्यू को यहाँ पर प्लेस कर दिया उसके सेंटर पर, तो क्या होगा, जो भी चार्ज ये है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, वो सारा का सारा सरफेस पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, बिकॉज इनसाइड ई नेट इज इक्वल टू जीरो। किसके लिए है, फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। किसके लिए बेटा, फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी जो भी चार्ज होगा वो सारा कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आया समझ में? तो हम सबसे पहले केस करेंगे नॉन कंडक्टिंग का। इसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गोज लॉ। इसको नोट करिए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर कैसा है हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग है, यानी इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लैम्डा सिग्मा रो। बताइए क्या होगी, लैम्डा का इस्तेमाल होगा, सिग्मा का इस्तेमाल होगा या रो का इस्तेमाल होगा?
स्फीयर किसकी फॉर्म में है, यानी एक हमारे पास वॉल्यूम है इसके अंदर, और वॉल्यूम है तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होने वाला है, रो का इस्तेमाल होने वाला है। किसका इस्तेमाल होना है, रो। और ये किसके इक्वल होता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, हमने बोल दिया चार्ज क्यू इस पूरे के अंदर फैला हुआ है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि जो चार्ज क्यू है इस पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे हमारे पास रबर की बॉल है, उसके अंदर जो मास है वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली जो चार्ज होगा इस पूरे स्फीयर में क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने उसका नाम बोल दिया क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू। ये किसकी वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। अब हमें सबसे पहले कंडीशन क्या है कि व्हेन आर इज लेस देन आर, यानी कि इनसाइड द स्फीयर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज ये कोई पॉइंट है पी इनसाइड द स्फीयर, तो इस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो गया, क्यू डैश। कितना चार्ज हो गया यहाँ पर, क्यू डैश हो गया। तो अब एक चीज़ बताइए मेरे को, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना था, क्यू था। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। और एक्स में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में एक्स हो जाएगा। यस और नो। अब ये जो हमने लिया है गॉसियन सरफेस, इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटे, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई, ये जो रेडियस लिया है ये स्मॉल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। 4 कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास जो क्यू डैश की वैल्यू आई वो किसके इक्वल हो गई, वो हो गई क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर क्यूब। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। अब हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ किस लिए यूज़ होगा, फॉर क्लोज सरफेसेस। क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल। अब देखिए चार्ज कैसा है, सपोज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। यस। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 0। कितना हो गया, थीटा 0 हो गया। तो ये अपने पास हो गया ई डी ए कोस 0। और क्यू इन कितना है, क्यू इन है क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई कैलकुलेट करना है हमें। क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर क्यूब अपॉन में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर क्यूब
आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस आर स्क्वायर से ये पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ई की वैल्यू हो गई, ई विल बी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन में क्या हो गया आर। हम इस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्यू की वैल्यू कितनी है, रो 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। तो ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 कितना है ये हमारे पास 4 पाई, कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पर क्या है आर है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए यहाँ से ई जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कब तक रहेगा ऐसा, सरफेस तक। कब तक रहेगा, सरफेस तक। जैसे सरफेस से बाहर आएंगे हम, यानी जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी जिसके रेडियस से बड़ी, यानी बात और ये पॉइंट पी। तो इस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए मैंने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर अब ये जो हमारे पास स्फीयर है ये कैसा काम कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। और एक चीज़ बताइए मेरे को, इस केस में जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा चार्ज, क्यू। तो अप्लाई करेंगे गोज लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, अब ये टोटल चार्ज कितना है, क्यू ही तो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो ई निकालना है क्लोज इंटीग्रल डी ए, और ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो गया इसका, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास ई की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू में 4 पाई छोटा आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू हो गई, ई विल बी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि ई की वैल्यू आ गई अपने पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारे पास स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली है डिस्टेंस के, यानी कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर ग्राफ की बात करें हम, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा E वर्सेस R, E वर्सेस R। यहाँ E है, इसको बोल दिया हमने R। तो देखिए जो सरफेस है यहाँ तक तो E कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, हमने निकाला थी वैल्यू। जैसे सरफेस से बाहर आएगा उस केस में देखिए ध्यान से, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हो गया इसका ग्राफ, इसको नोट करिए। फिर हम करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, hollow नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। तीनों का हम एक ही करेंगे प्रूफ। तो देखिए अगर हमने चार्ज क्यू यहाँ रखा है, सुन लिए, चार्ज क्यू रखा है यहाँ, तभी बताया था हमने कि अंदर जो है ई नेट क्या होता है, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ चला गया, सरफेस के ऊपर।
अगर सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर चला गया, अंदर हो गया ई नेट, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रखी है कि जब आर जो है यानी रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस कितना है कैपिटल आर, अंदर की बात हो रही है, सपोज ये कोई पॉइंट है, इसको एनक्लोज करते हुए मैंने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। तो गॉसियन सरफेस बनाया, इसका मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाई करिए गॉस लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज था कहाँ चला गया, वो सरफेस के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जो क्यू इन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटे, वो 0 हो जाएगा। अगर क्यू इन 0 है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी यहाँ की बात हो रही है। अब इसको इनक्लोज करते हुए मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा आर हो गया। अब इस स्फीयर से बड़ा है, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो भी चार्ज होगा कितना है, वो कैपिटल क्यू है। जो क्यू इन होगा, क्यू इन किसके इक्वल है, कैपिटल क्यू के इक्वल है। अप्लाई करिए गॉस लॉ को, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। तो ये हो गया अपने पास ई डी ए कोस 0 और वैल्यू क्या हो गई, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 कितना होता है, 1। ई बाहर आ गया, डी ए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डी ए का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम डी ए का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ई की वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ। तो ई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें क्यू अपॉन में 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर, और ई मिलेगा हमें के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो स्फीयर है बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। कैसे बिहेव कर रहा है कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। चाहे हमारे पास होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, या फिर हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स हों आउटसाइड द स्फीयर, कैसे बिहेव करेंगे, लाइक ए पॉइंट चार्ज। इस केस में हमारे पास वैल्यू यही आई थी, इसमें भी हमारे पास यही वैल्यू आई है। इसका मतलब जो स्फीयर है वो कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ग्राफ की बात करें हम तो देखिए, सरफेस तक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। और जैसे बाहर आएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो ए डिक्रीज होगा। तो हमारे पास इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये थी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस गॉस लॉ की। इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।